हेलो एवरीवन, सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 5th ऑफ सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। और शुरुआत होगी आज के इंपॉर्टेंट डे से। हम सभी को पता है कि 5th ऑफ सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कब से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहले वो देखेंगे। फिर आज हमें कुछ नए इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की कुछ नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, उन पर डिस्कशन करना है विथ लॉट्स ऑफ MCQ। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे। तो जैसा कि हमें पता है आज टीचर्स डे है। एंड टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। तो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारी कंट्री के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1952 टू 1962। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1962 से 1967 के बीच में। और 1962 से ही हर साल हम 5 सितंबर को 5th ऑफ सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया गया है। कब? 1954 में, 1954 में। इसके अलावा इन्हें मेंबरशिप भी प्रोवाइड की गई थी ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की इन 1963। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है क्योंकि आज डेथ एनिवर्सरी भी होती है। किसकी? मदर टेरेसा की। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मदर टेरेसा जी के बारे में बात करें तो इनको भी सोशल वर्क के लिए जाना जाता है। करेक्ट है, इनको भी भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। इसलिए यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है? आइए हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इस पर्टिकुलर डे के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन कैसा? कि यहाँ आज हम नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि 5th ऑफ सितंबर को होता है। वहीं अगर हम वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में बात करें तो वर्ल्ड टीचर्स डे आपको देखने को मिलेगा 5th ऑफ अक्टूबर को। आज से जस्ट एक महीने बाद आपको वर्ल्ड टीचर्स डे देखने को मिलेगा। आज टीचर्स डे के ओकेजन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू 82 सिलेक्टेड पर्सन को, मतलब जो 82 सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनको नेशनल टीचर्स अवार्ड प्रेजेंट करेंगी। ओके, आज के दिन ये सेरेमनी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी, ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। मदर टेरेसा की डेथ 5th ऑफ सितंबर को ही हुई थी 1997 में। इसलिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया 2012 में कि हर साल हम डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैरिटी की है, काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क में इन्वॉल्व रही हैं, जिसके कारण इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1979 में। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट डेज देख लिए। एक तो है आपका नेशनल टीचर्स डे और दूसरा है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। और वर्ल्ड टीचर्स डे हम 5th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करेंगे। ओके है जी, तो ये हो गए आज के हमारे इंपॉर्टेंट डेज। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा था कि कल ये न्यूज़ मुझे डिस्कस करनी थी लेकिन सेशन ऑलरेडी लेंदी हो गया था, इसलिए हमने इस न्यूज़ को ड्रॉप कर दिया था। बट आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द एंटी रेप अपराजिता बिल। तो ये जो अपराजिता बिल है वो किसने पास किया है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको पास किया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल असेंबली ने रिसेंटली अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड बिल, मतलब वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट 2024 बिल को रिसेंटली पास किया है, जो कि एक फ्रेमवर्क रेडी करता है कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व है सेक्सुअल क्राइम में, उसको हम क्या पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द स्टेट लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट द सेक्सुअल क्राइम। अब इस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है डेथ पेनाल्टी। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो कि कन्विक्ट करता है रेप, जो रेप करता है और इसमें रिजल्ट क्या होता है, जो विक्टिम होती है उसकी डेथ हो जाती है या विक्टिम कोमा में चला जाता है, तो ऐसे केस में आपको डेथ पेनल्टी होगी। तो इस बिल में यही इंपॉर्टेंट बात इंट्रोड्यूस की गई है। द बिल इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी फॉर इंडिविजुअल कन्विक्टेड ऑफ रेप इफ देयर एक्शन रिजल्ट इन द विक्टिम्स डेथ। क्लियर है?
With this move, West Bengal became the first state in the country to amend central law. यहाँ पे जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं उनको अमेंड करने वाला पहला स्टेट कौन बन गया है? वेस्ट बंगाल, डीलिंग विथ रेप, गैंग रेप एंड सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन। ये जो अपराजिता बिल है, इसका नाम अपराजिता क्यों रखा गया है? अपराजिता बिल इज नेम्ड in tribute to 31-year-old trainee doctor who are raped and murdered at the RG Kar मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लास्ट मंथ। आप लोगों ने इस न्यूज़ को डेफिनेटली देखा होगा कि RG कर मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर थी जिनका रेप किया गया एंड उनका मर्डर किया गया। अब यहाँ पे क्या बात की गई है इस अपराजिता बिल में? सबसे पहली बात है डेथ पेनाल्टी imposed for rape if the victim die or suffer severe brain damage or coma। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ सेंटेंस विदाउट पेरोल फॉर दोज कन्विक्टेड ऑफ रेप। मतलब यहाँ पर अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब उम्र कैद की सजा किसी व्यक्ति को होती तो यहाँ पे कोई पेरोल में वो बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई उसको सुनवाई नहीं होगी और उसको बाहर आने के चांसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट है अपराजिता टास्क फोर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीमेन की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी और इसके अलावा ये जो केसेस हैं वो आप देखेंगे जो पनिशमेंट है वो इंश्योर किया जाएगा 21 डेज ऑफ द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। यहाँ पे बोला है टू इंश्योर पनिशमेंट विद इन 21 डेज अंडर द अपराजिता टास्क फोर्स। इसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 120 करोड़ रुपीस का भी अलॉटमेंट किया है for enhanced safety measure, installation of the CCTV cameras and increased security on the route used by the female healthcare workers। और यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि 120 करोड़ रुपीस अलॉटमेंट होगा CCTV वगैरह इंस्टॉल करने के लिए और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट है रात्रि साथी प्रोविजन। तो अगर नाइट शिफ्ट होती है तो नाइट शिफ्ट होती है या आपके जो ड्यूटी के आवर्स हैं वो एक्सटेंड होते हैं फीमेल वर्कर के, तो उनकी सेफ्टी भी इंश्योर की जाएगी अंडर द रात्रि साथी प्रोविजन। और क्या बात कही गई है? फॉर एग्जाम्पल कोई केस होता है और उसमें पुलिस ऑफिसर या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो डिले करते हैं तो इस केस में पेनाल्टी भी लगेगी, पेनाल्टी फॉर डिलेइंग जस्टिस। ये बात भी मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यही है कि जो जस्टिस में डिले होता है वो उसमें पेनाल्टी तो होनी ही चाहिए जिससे जस्टिस एटलीस्ट डिलीवर हो टाइमली। और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी हेल्थ ऑफिसर या कोई भी इंडिविजुअल अथॉरिटी जो टेम्पर करती है एविडेंस को, जैसे कि अभी आपने इस केस में देखा कि सारे के सारे जो एविडेंस थे उनको टेम्पर किया गया, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसको भी पेनाल्टी होगी। ये बात इस बिल में कही गई है। तो कैसे ये अलग है आपके सेंट्रल लॉ से? तो यहाँ पर जो अपराजिता बिल है वो किस तरीके से भारतीय न्याय संहिता से अलग है, क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि भारतीय न्याय संहिता में क्या बोला गया है, अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसको फाइन होगा और इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सजा होगी फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर, मतलब 10 साल से ज्यादा ही होगी। ये प्रोविजन किया गया है। यह अपराजिता में क्या बोला है कि फाइन तो लगेगा ही, और यहाँ पे रिगरस मतलब एक कठोर कारावास की सजा आप बोल सकते हैं। रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर द रिमाइंडर ऑफ द कन्विक्ट नेचुरल लाइफ और डेथ। जब तक डेथ नहीं हो जाती जिसने भी रेप किया है तब तक उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेप रिजल्टिंग इन डेथ और वेजिटेटिव स्टेट मतलब कोमा की कंडीशन में है, तो उसमें यहाँ पे अंडर द भारतीय न्याय संहिता क्या कानून है, मिनिमम 20 ईयर ऑफ द रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और ये एक्सटेंड हो सकता है इम्प्रिजनमेंट और डेथ तक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन यह जो अपराजिता बिल है उसमें कहा है कि सीधे डेथ पेनाल्टी होगी और फाइन तो देना ही है, ठीक है। गैंग रेप का जो केस है उसमें भी सिमिलर लॉज है, फाइन एंड मिनिमम 20 ईयर ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर फाइन है और इम्प्रिजनमेंट है कब तक, टिल डेथ, ओके। अब यहाँ पे जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इन्वेस्टिगेशन टाइम क्या है, 2 मंथ्स फ्रॉम द डे ऑफ FIR और यहाँ पर 21 डेज है फ्रॉम द डे ऑफ FIR। ये एक बेसिक चेंज किया गया है। ट्रायल टाइम यहाँ पे 2 मंथ है और यहाँ पे आपको ट्रायल करना है विथ इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर आपको तो पनिशमेंट देनी है, मतलब आप जस्टिस में डिले नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये बिल पास किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। डन। आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया कि किस तरीके से सेंट्रल लॉ से ये अलग है आपका अपराजिता बिल। थोड़े से चेंजेस है जैसे कि आपने यहाँ पर देखे।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका जो सेगमेंट है ये आपकी आर्ट एंड कल्चर से है और एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट अगर कोई है तो वो आर्ट एंड कल्चर ही है। ओके, इस पे हम बात करेंगे। द हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू ने यहाँ पे तंजौर वीणा के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया है, इसलिए हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज या कल में इसको जीआई टैग मिला है, 2012 में 2012 में इसे जीआई टैग मिला था, लेकिन अभी रिसेंटली द हिंदू ने आर्टिकल पब्लिश किया है, इसलिए हमने इस न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। तंजावुर वीणा इज द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री टू गेट अ जीआई सर्टिफिकेशन या जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन। इसको जीआई टैग 2012 में दिया गया था। हमारे देश में जनरली 4 प्रकार की वीणा देखी जाती हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ वीणा। रुद्र वीणा, आपने इसका नाम डेफिनेटली सुना होगा, रुद्र वीणा। इसके अलावा विचित्रा वीणा, ये दोनों वीणास का इस्तेमाल किया जाता है क्लासिकल म्यूजिक में, हिंदुस्तानी म्यूजिक में। वहीं जो सरस्वती वीणा है, सरस्वती वीणा जो कि केवल और केवल तंजौर में ही बनाई जाती है, तंजावुर में बनाई जाती है, तो इस तंजावुर की जो वीणा है सरस्वती वीणा और चित्र वीणा, इनका रिलेशन आपको कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक से देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव है कि वीणा का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो आज से 3000 साल पहले हुआ था, क्योंकि वीणा की जो चर्चा है वो हमारे एंशियंट इंडियन टेक्सेस और लिटरेचर्स पे भी मिलती है, जैसे कि ऋग्वेद में, नाट्य शास्त्र में, एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तंजावुर वीणा के बारे में, तो ये एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है एक नाथ वीणा और दूसरा होता है सदा वीणा। एक नाथ वीणा में एक ही वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है पूरी वीणा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेडी करने के लिए, तो सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड से इसको रेडी किया जाता है, इसलिए इसको एकांत वीणा कहा जाता है। वहीं अगर सदा वीणा के बारे में बात करें तो इसको कई सारे सेक्शन में कार्व किया जाता है। मेनली आपको जॉइंट्स देखने को मिलते हैं और 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। एक होता है रेजोनेटर, नेक एंड हेड। ठीक है, वीणा में आपको 24 फिक्स्ड फ्रेट्स या फिर मेटू देखने को मिलते हैं, जिससे आप राग या जो भी धुन वगैरह होती है, राग है, उसको ओरिजिनेट करते हो, उसको आप प्ले करते हो। जनरली वीणा को बनाने के लिए जैक फ्रूट ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। जैक फ्रूट ट्री की बार्क से जनरली हम वीणा का फॉर्मेशन करते हैं, उसको तैयार करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे कोई भी वीणा होती है उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका रेजोनेटर, जो कि एक हॉलो एक वेसल की तरह स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, उसके बारे में बात हो रही है। फिर नेक होता है और आपके ट्यूनिंग बॉक्स होते हैं, जहां से आपने देखा होगा ना सेट करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, तो वो ट्यूनिंग बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। वीणा को कंस्ट्रक्ट करने में लगभग 15 से लेकर 20 डेज का समय यहाँ पे लगता है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग कह सकते हो कि काफ़ी लंबा समय लगता है वुड को सिलेक्ट करने में। उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है कि किस वुड से वीणा का फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे तंजावुर इज द ओनली प्लेस वेयर द सरस्वती वीणा इज मेड एंड सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट। हम सभी को पता है कि वीणा किससे एसोसिएटेड है, माँ सरस्वती से आपको देखने को मिल जाएगी, और 2012 में इसको जीआई सर्टिफिकेशन मिला था। ठीक है, तो ये आर्टिकल था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। चलो वापस आते हैं अपने करेंट अफेयर्स पे। करेंट अफेयर्स पे डिस्कशन करने से पहले आप यहाँ पे स्टैटिक के जीके पीवाईक्यू देख सकते हो कि स्टैटिक पोर्शन में आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब आपको कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको कवर करने की जरूरत है एग्जाम में अपीयर होने से पहले। ठीक है, ये अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप प्ले स्टोर में जाके सिंपली पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, सो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए मार्च से लेकर जुलाई मंथ तक की मैगजीन अवेलेबल है, जहां पर सभी बैंकिंग न्यूज को कवर किया गया है। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। यहाँ पर आप देखते हैं कि 7 न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया गया है बाय द कैबिनेट टू इम्प्रूव द फार्मर्स लाइफ एंड इंक्रीज देयर इनकम। तो फार्मर्स की इनकम को और उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए 7 न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। रिसेंटली कैबिनेट ने फैसला लिया है। उनमें से पहली स्कीम जो है वो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। टोटल 7 स्कीम लॉन्च की है। पहली स्कीम कौन सी है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसका बजट आपको 2817 करोड़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए इस मिशन के बारे में हम बात करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहली बात, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन यूनियन कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
approved the digital agriculture mission with an outlay of 2,817 crore rupees including the central share of 1940 करोड़। अभी क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसका पर्पस है हमारे देश में जितने भी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको सपोर्ट करना। द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज एन अम्ब्रेला स्कीम सपोर्टिंग डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव इन इंडिया अलाइंड विथ विकसित भारत एट 2047 विजन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटली एम्पावर करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट है, तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर है। सबसे पहला कंपोनेंट है एग्री स्टैक, देन आता है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। तो ये 3 कंपोनेंट आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन तीनों कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है एग्री स्टैक, अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एफिशिएंस, फास्टर एंड ईजियर सर्विस टू द फार्मर। यहाँ पे फार्मर को अगर कोई रजिस्ट्री करानी है, ठीक है, जियो मैपिंग करानी है, तो आपको आसानी एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां से आप ये सारा काम कर सकते हो। इसलिए कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड एफिशिएंट, फास्टर एंड ईजियर सर्विसेज टू द फार्मर। नाम क्या है, एग्री स्टैक। अब इस एग्री स्टैक की आपके 3 ब्रांचेस है, मतलब इसके 3 कंपोनेंट है। ठीक है, एग्री स्टैक के 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से, पहला है फार्मर रजिस्ट्री, तो यहाँ पे रजिस्ट्री आसान हो जाएगी। जियो रेफरेंस विलेज मैप, जिसमें हर एक विलेज में क्या क्रॉप लगाई जा रही है, कौन सी क्रॉप को लगाया गया है, तो उसकी पूरी रजिस्ट्री होगी, जियो टैगिंग होगी, जियो मैपिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पे क्रॉप शोन रजिस्ट्री, एक डिजिटल लेजर तैयार किया जाएगा कि कौन सी क्रॉप आपने किस फार्म में यहाँ पे लगाई है, कितने एरिया में लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें अर्ली वार्निंग दी जाएगी, या फिर फार्मर चाहते हैं असेस करना कि उनकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है, पीएच लेवल क्या है, ठीक है, कौन सा हमें सॉइल यूज करनी चाहिए किस टाइप की क्रॉप के लिए, वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपका अंडरग्राउंड वाटर क्या है, वाटर रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के डेटा की मदद से यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी अंडर द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। नाम से समझ में ही आ रहा है, यहाँ पे लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की सॉइल प्रोफाइल मैपिंग की जाएगी, जिसमें सॉइल की प्रॉपर्टी को मैप किया जाएगा कि सॉइल का मॉइस्चर लेवल क्या है, इसमें जो न्यूट्रिशंस है उनका कंटेंट क्या है, तो जिससे एग्रीकल्चर को थोड़ा सा और बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि फार्मर को आप सजेस्ट कर सकते हैं ना उसके बाद कि आपको किस तरीके के मटेरियल को, किस तरीके के फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत है अपने खेत में। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ फार्मर्स अंडर द एग्री स्टैक। एग्री स्टैक जो पहला कंपोनेंट था, इसके अंदर जैसे कि हमारा आधार का आईडी होता है, वैसे यहाँ पर एक डिजिटल आइडेंटिटी, जिसको हमने फार्मर आईडी कहा है, जिसको हमने किसान की पहचान कहा है, ये प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को, किसानों को। ठीक है, और इस आईडी का इस्तेमाल वो अलग अलग काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चेक करना है, लैंड रिकॉर्ड है, लाइव स्टॉक ओनरशिप है, डेमोग्राफिक डिटेल चाहिए है, तो आप इस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान की पहचान अंडर द एग्री स्टैक इसको प्रोवाइड किया जाएगा हर एक फार्मर को। तो ये कुछ कंपोनेंट है, तो ये पहली स्कीम हो गई। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कुछ और इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि नेक्स्ट इनिशिएटिव है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इंश्योर करना है फूड सिक्योरिटी बाय द 2047 कि हर व्यक्ति के पास एक वक्त का खाना तो होना ही चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी हमें इन्हांस करनी है बाय द 2047, इसका यही पर्पस है। इट एम टू प्रिपेयर फार्मर फॉर द क्लाइमेट रेजिलेंस। इसके लिए आप देखेंगे 3,979 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं बाय द यूनियन कैबिनेट। इसमें रिसर्च और एजुकेशन इंक्लूड है। यहाँ पे जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट है, मतलब हमें जो मॉडिफाइड सीड्स करनी है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन यहाँ पे है। फिर यहाँ पे प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्रॉप मैनेजमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ द कमर्शियल क्रॉप एंड रिसर्च ऑन द इंसेक्ट, माइक्रोब्स एंड पॉलिनेटर्स। तो ये सारी चीजें इस स्कीम के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि पॉलिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट पॉलिनेटर आप सोच भी नहीं सकते कि पूरी अर्थ कैसी होगी, तो पॉलिनेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। इस पे हमारा पर्पस है कि जो स्टूडेंट है उनको एक तरीके से कोशिश करना कि वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाए, उस फील्ड में रिसर्च करें, ठीक है। इट एम टू प्रिपेयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स फॉर द करेंट चैलेंजेस। इसके लिए जो बजट है वो 2291 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिया गया है। नाम से समझ में आ रहा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन है, जिसमें हमें एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट करना है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। इसका पर्पस क्या है? इट एम टू इंक्रीज फार्मर इनकम फ्रॉम लाइववुड्स एंड डेयरी। तो यहाँ पे जो लाइव स्टॉक है, जो आपके कैटल्स है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसको हमें उनकी इनकम को बढ़ाना है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है यूजिंग द लाइव स्टॉक एंड डेयरी एंड अलाइड सेक्टर। यहाँ पे टोटल इसकी जो कॉस्टिंग है वो 1702 करोड़ रुपीस बजट अलॉटमेंट किया गया है। इसमें क्या होगा? एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट होगा एंड वेटरनरी एजुकेशन, कि आपको आपके जो भी कैटल्स हैं वो किस तरीके से आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप मिल्क के प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हो, तो वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वी नो दैट कि फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, तो यहाँ पर फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए या फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को बढ़ावा देना है, जिसके लिए बजट है 1129 करोड़ रुपीस, जिसमें आपके ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आ जाएंगी, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, मशरूम्स। इसके अलावा आपके जो स्पाइसेस है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अरोमेटिक प्लांट्स हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। और क्या बोला गया है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र को सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए 1202 करोड़ रुपीस होंगे। फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट विद आउटले ऑफ 1115 करोड़ रुपीस। तो इस तरीके से टोटल 7 स्कीम्स हैं और मैंने आपको 7 कंपोनेंट्स यहाँ पे बता दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी वाली है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसके अंदर आपके 3 कंपोनेंट्स थे। एग्री स्टैक था, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल मैपिंग आपको देखने को मिलेगा। डन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। करंट अफेयर्स है ये, लेकिन आपके आर्ट एंड कल्चर से अगेन लिंक होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सौरा ट्राइब के बारे में। ये जो सौरा ट्राइब है, अगर आप ये उड़ीसा स्टेट के मैप को देखेंगे, ये उड़ीसा स्टेट है जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिल रही है जिसका नाम है गजपति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उड़ीसा स्टेट में आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रही है विच इज गजपति डिस्ट्रिक्ट, जहां पे सौरा ट्राइब पाई जाती है। और सौरा ट्राइब पीबीटीजी कम्युनिटी है। हमारे देश में टोटल 75 पीबीटीजी कम्युनिटी है। और पता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही अभी नाबार्ड के पेपर में पूछा गया था। 1 सितंबर को जो पेपर हुआ था कि हमारे देश में कितनी पीबीटीजी कम्युनिटीज है, तो 75 है, ठीक है। तो उनमें से ही एक आपको ये सौरा ट्राइब देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको उड़ीसा स्टेट में गजपति डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी देखने को मिलती है। क्यों है न्यूज में, देखते हैं। तो सबसे पहली बात, सौराज बिकम द 5th पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप टू गेट हैबिटेट राइट इन द स्टेट। तो यहाँ पे ये जो सौरा ट्राइब है, ये 5वें नंबर की पीबीटीजी कम्युनिटी बन चुकी है, जिसको हैबिटेट राइट मतलब जमीन पे अधिकार दिया गया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ओडिशा, मध्य प्रदेश हैज गिवन हैबिटेट राइट टू द भारिया जनजाति, मध्य प्रदेश की जनजाति है, तो भारिया जो पीबीटीजी कम्युनिटी है वो मध्य प्रदेश में है। वहीं छत्तीसगढ़ में आपको कमार और बैगा देखने को मिलते हैं, और इनको भी अपने जो प्रॉपर्टी राइट्स है, हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और 5वें नंबर की पीबीटीजी कौन बन गई है? तो सौरा ट्राइब बन गई है, जो कि गजपति डिस्ट्रिक्ट से आपको देखने को मिलेगी। तो विद सौरा ट्राइबल ऑफ द गजपति डिस्ट्रिक्ट गेटिंग हैबिटेट राइट ओवर देयर एंसेस्ट्रल लैंड रिसेंटली। और यहाँ पे उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बन गया है। उड़ीसा हैज बिकम द ओनली स्टेट टू प्रोवाइड सच राइट टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ द पीबीटीजी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में ये पीबीटीजी ग्रुप रहता है, ये ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, और इन सभी को यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स या हैबिटेट राइट दिए गए हैं बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट, ठीक है। चलो अब इस ट्राइब के बारे में कुछ बेसिक बातें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सौरा ट्राइब है ये वन ऑफ द एंशिएंट ट्राइबल ग्रुप है, जो कि उड़ीसा स्टेट में पाया जाता है, जिसके बारे में महाभारत और रामायणा में भी मेंशन है, ठीक है। पहली चीज, इनको कई सारे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सवराज, फिर सबरस,
सौरा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ कहाँ पर होते, तो उड़ीसा में तो पाए ही जाते हैं, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और आसाम में भी बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका नाम है सौरा, जो कि मुंडा लैंग्वेज का ही एक पार्ट है, ठीक है। और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो आप देखेंगे सोरेंग सोम्पेंग स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ स्टैटिक बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बल्चर काउंट के बारे में। तो हमारे देश में मतलब इंडिया में 9 बल्चर की स्पीसीज पाई जाती हैं। इनकी हमें काउंटिंग करनी है, इसलिए वल्चर काउंटिंग की शुरुआत की जा रही है 7 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में। ये ड्यूरेशन याद रखना है, 7 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में बल्चर की काउंटिंग होगी। ये काउंटिंग कौन करेगा, तो काउंटिंग करने का काम करेगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर विद द कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड काउंट इंडिया एंड ई-बर्ड, ठीक है। So World Wide Fund for Nature in collaboration with Bird Count India and eBird will launch Vulture Count 2024 on the 7th September. और 7 सितंबर को इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे के दिन से इस काउंटिंग की शुरुआत होगी। और कब तक होगी, 6 अक्टूबर के बीच में होगी। हमारा इसमें पर्पस क्या है, मॉनिटर करना वल्चर की लोकेशन क्या है, इनकी पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, इनके जो की हैबिटेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और क्या इन पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना, इसलिए हम वल्चर की काउंटिंग कर रहे हैं। ओके है। अब यहाँ पे आपको 9 स्पीसीज देखने को मिलेंगी वल्चर की, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर विल्ड वल्चर, हिमालयन वल्चर, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है वो रेड हेडेड वल्चर है, क्योंकि आपको पता है कि रेड हेडेड वल्चर के लिए जो वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन सेंटर है वो यूपी में सेटअप हो रहा है। अभी जो 9 स्पीसीज है वल्चर की, ये हर एक स्पीसीज अलग अलग कैटेगरी में है। कोई क्रिटिकली इंडेंजर है, कोई आपकी इंडेंजर कैटेगरी में है, कोई थ्रेटेंड कैटेगरी में है। तो हमें हर एक की कैटेगरी याद नहीं करनी है, हमें याद रखना है कि भारत में कितनी वल्चर की वैरायटी है। आंसर है 9 है। और ये जो रेड हेडेड वल्चर है ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आता है। बाकी आप चाहो तो लिस्ट आपके सामने है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हो। और आज की क्लास की पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, पूजा जैन CA 247। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए थे। पहला वीडियो था 150 MCQ ऑफ द अगस्त मंथ के जो भी करंट अफेयर्स थे उस पे बेस 150 क्वेश्चन मैंने कवर किए थे, और टॉप 100 MCQ कवर किए थे कंप्यूटर के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल है। आप इन दोनों वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज वरुण। अब यहाँ पे 22nd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वरुण कंडक्ट हुआ है, कहाँ पर, फ्रांस में, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। तो आप देखेंगे 2024 एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण हेल्ड इन द मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर में 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में एक्सरसाइज वरुण हुई है। और यहाँ पर इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। ये आपका 22 नंबर का एडिशन है। यहाँ पे P-8I एयरक्राफ्ट ने ज्वाइन किया था मेडिटेरियन सी में एक्सरसाइज वरुण को। एक्सरसाइज वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज 1993। बाद में इसका नाम वरुण किया गया 2001 में, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एमपी गवर्नमेंट। अभी 2-3 और स्टेट गवर्नमेंट बाकी हैं जिनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनवील वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि वृंदावन ग्राम स्कीम को किसने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एंड गीता भवन प्रोजेक्ट को भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये अनाउंसमेंट रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी मोहन यादव जी ने की है। अब क्या है ये वृंदावन ग्राम, इसमें हम ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे और उसको मॉडल विलेज बनाएंगे। मॉडल विलेज किस रिस्पेक्ट में बनाएंगे, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए और काऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए। aim to transform selected gram panchayat into the model village and focusing on cow protection and the rural development।
वन ग्राम पंचायत फ्रॉम द ईच ऑफ द मध्य प्रदेश 313 ब्लॉक विल बी चूजन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक हैं और हर एक ब्लॉक से एक ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा एज अ वृंदावन ग्राम। मतलब आपका रूरल डेवलपमेंट भी होगा और काउ प्रोटेक्शन सेंटर्स भी सेटअप किए जाएंगे। सिलेक्टेड पंचायत विल बी ऑफिशियली रीनेम्ड एज द वृंदावन ग्राम। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अब इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा या एक तरीके से नोडल एजेंसी कैसे काम होगी, तो यहाँ पे जो पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है गीता भवन प्रोजेक्ट। ये भी मध्य प्रदेश का ही एक प्रोजेक्ट है। इसका पर्पस क्या है, जो अर्बन बॉडीज है अक्रॉस द मध्य प्रदेश वहां पर गीता भवन को स्टैब्लिश करना है, गीता भवन को सेटअप करना है। क्यों करना है, स्प्रेडिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए जहाँ पे आपको भगवद गीता एंड लॉर्ड कृष्णा की जो भी लिटरेचर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गीता भवन में। ठीक है, एडिशनल जो भी स्पिरिचुअल टेक्सेस है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। करेंटली मध्य प्रदेश में केवल और केवल एक ही गीता भवन है और वो गीता भवन इंदौर में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के जो स्टेट असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने 0R को इंट्रोड्यूस किया है इन द पार्लियामेंट असेंबली में, मतलब ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस 0R इन इट्स लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के स्पीकर जिनका नाम क्या है, कुलदीप सिंह पठानिया, इन्होंने 0R को इंट्रोड्यूस किया है हिमाचल की असेंबली में फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ द 0R इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज एन इन्वेंशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे रूल बुक में ऐसा कुछ है कि 0R होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर वॉलेंट्री नेचर में हमने 1960s के आसपास लोकसभा एंड राज्यसभा में 0R को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि कहीं भी ये रूल बुक में मेंशन नहीं है अबाउट द 0R, और हमने इसको मेंशन किया, इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद धीरे धीरे वो स्टेट असेंबली में भी पॉपुलर होना शुरू हो गया। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश असेंबली ने भी 0R को इंट्रोड्यूस कर लिया अपनी असेंबली में। अब ये 0R होता क्या है इसको हम समझते हैं। तो 0R यहाँ पे जो स्टेट असेंबली होगी हिमाचल प्रदेश की असेंबली, तो 0R स्टार्ट होगा कब, 12:30 PM पर। कब स्टार्ट होगा, 12:30 PM पर आफ्टर द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर। आपने सुना होगा जैसे कि पार्लियामेंट की शुरुआत होती है 1 घंटा आपके क्वेश्चन आवर होते हैं और क्वेश्चन आवर के बाद 0R की शुरुआत होती है। 0R पे जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं या फिर जो भी मिनिस्टर होते हैं उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे या इश्यूज हैं उनको वो रेज करने का काम करते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे जो 0R होगा वो 12:30 PM से होगा आफ्टर द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर एंड विल लास्ट हाफ एन आवर। लगभग आधे घंटे का आपको ये देखने को मिलेगा 0R इन हिमाचल प्रदेश State Assembly. The question hour period in the State Assembly is from 11:30 AM to 12:30 PM. तो लगभग 1 घंटे का क्वेश्चन आवर भी आपको देखने को मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस 0R में जो मेंबर ऑफ असेंबली होंगे वो कैन रेज मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो पब्लिक इंपॉर्टेंट के अर्जेंट इश्यूज हैं, अर्जेंट मुद्दे हैं, उनको यहाँ पे रेज किया जाएगा, उन पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो मेंबर या MLA या विधायक है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने मुद्दों को यहाँ पर रेज कर सकते हो। अब बात करते हैं फीचर ऑफ 0R इन इंडियन पार्लियामेंट। तो शुरू से जब से पार्लियामेंट बना है तब से 0R का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1960 से हम पार्लियामेंट में 0R लेकर आते हैं। 0R रिफर टू द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर एंड द बिगिनिंग ऑफ द हाउस रेगुलर लिस्टेड बिजनेस। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है और जब रेगुलर आपकी पार्लियामेंट की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है उसके बीच का जो समय है वो आपका 0R कहलाता है। क्वेश्चन आवर जनरली पार्लियामेंट में क्या होता है 11 AM to 12 noon। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है। अभी हमने हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली के बारे में बात की थी। असेंबली का जो आपका क्वेश्चन आवर था वो 11:30 से 12:30 था। यहाँ पर पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आवर है वो 11 बजे से 12 बजे 1 घंटे का होता है और राज्यसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है वो 12 बजे से 1 बजे का होता है। दोनों अलग अलग है, लोकसभा का अलग है, राज्यसभा का अलग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि अमित शाह, कभी आप देखोगे लोकसभा में भी दिखाई देंगे, कभी आप देखोगे राज्यसभा में भी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जिससे अलग अलग टाइम फ्रेम हो, ठीक है, इसलिए आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन आवर्स देखने को मिलते हैं। लोकसभा में आपको मिलेगा 11 से 12 और राज्यसभा में 12 से 1। ओके, member can raise issue of urgent public importance with the permission of the speaker of Lok Sabha or the chairman in the Rajya Sabha। क्लियर है।
However, it should be noted that there is no rule for the 0 hour in the parliament proceeding. वो तो यहाँ पे राज्यसभा में जो चेयरमैन है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर 0 hour को अनाउंस करते हैं। यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ रूल्स आपको नहीं मिलेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ 0 hour इज नॉट फिक्स्ड इन द पार्लियामेंट। देखो ये आधे घंटे से 1 घंटे भी हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ मैटर्स कितने हैं, डिपेंड करता है चेयरमैन पर, लोकसभा के स्पीकर पे। क्लियर? तो ये बेसिक बातें हो गई अबाउट द 0 hour इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट बुडनोई। बुडनोई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैप में देखने को मिल जाएगा, ये पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी देखने को मिल जाएगा और साउथ चाइना सी में ही बॉर्डर शेयर करता हुआ एक बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है जिसका नाम है बुडनोई, आपको यहाँ पर मिलेगी। ये छोटी सी है और इसके अलावा मुस्लिम कंट्री भी है, लेकिन ये एशिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आती है क्योंकि इनके पास बहुत अधिक संख्या में ऑयल रिजर्व है, नेचुरल गैस रिजर्व है और यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम नहीं है, राजा का रूल चलता है। 600 सालों से राजा ही यहाँ पे रूल कर रहा है, मतलब राजा के पास ही डिफेंस मिनिस्ट्री है, राजा ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, राजा के पास ही होम मिनिस्टर ही है। ठीक है, तो ये बुडनोई आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस मैप में देख सकते हो, बिल्कुल छोटी सी एक कंट्री आपको देखने को मिल रही है जिसकी बॉर्डर शेयर हो रही है विथ साउथ चाइना सी, मलेशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। डन इतनी चीजें। चलो आते हैं वापस अपने न्यूज पे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 नेशन के विजिट पे गए हुए हैं, 2 नेशन की यात्रा पे गए हुए हैं। कौन कौन से देश है? बुडनोई एंड सिंगापुर। ठीक है, 3 से लेकर 5 सितंबर के बीच में। पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने बुडनोई को विजिट किया है आफ्टर द एस्टेब्लिशिंग अ डिप्लोमेटिक टाई ऑन द 10th of May 1984। ठीक है, बुडनोई एंड सिंगापुर अगर बात करते हैं तो ये आसियान के मेंबर हैं और हमारी ईस्ट एक्ट पॉलिसी का एक पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द बुडनोई। क्या है ये? जैसे कि मैंने मेंशन किया, ये इस्लामिक कंट्री है। इसको ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस, ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी कब मिली थी? 1984 में, मतलब हमारे बाद आज़ाद हुआ था। लेकिन इसके पास एक गरीब देश हुआ करता था, लेकिन अचानक से यहाँ पे मिल गया कच्चा तेल, ठीक है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जहाँ से इनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई। इसलिए वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री एशिया में आपको बुडनोई देखने को मिल जाएगी और ये ओपेक प्लस का भी मेंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बुडनोई डॉलर करेंसी चलती है। यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम क्या है? हाजी हसनल बोल्खिया, आपको यहाँ के किंग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि काफी लंबे समय से हैं। और कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बगावन आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी। ओके, अभी न्यूज खत्म नहीं हुई है। फर्दर डिस्कशन करने से पहले आज शाम को 7 बजे 7 PM पर ये वाला वीडियो आ जाएगा आपके पास, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने अगस्त मंथ की सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके अलावा आपकी पीएम जीवन योजना है, पीएम जीवन योजना के अलावा आपकी जियो पारसी स्कीम थी, और भी जो स्कीम अगस्त मंथ में नई लॉन्च हुई हैं या पुरानी स्कीम में जो एक्सटेंशन हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो लगभग 30 मिनट का वीडियो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप इसको 7 PM पे देखना नहीं भूलेंगे और इसकी PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और मैगजीन में तो होगी ही। मैगजीन में डेटा जो भी हम पढ़ेंगे वो मैगजीन में अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा एसएससी की पॉलिटी टेस्ट सीरीज भी लाइव हो चुकी है, जिसमें आपको 30 पेपर मिलेंगे टॉपिक वाइज। मतलब सुप्रीम कोर्ट आप पढ़िए, उसका टेस्ट लगाइए, हाई कोर्ट पढ़िए, उसका टेस्ट लगाइए। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये पुरानी न्यूज़ है, आपको पता है जब अनाउंसमेंट हुआ था तब भी हमने डिस्कशन की थी और फाइनली इसको लॉन्च किया गया है। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अबाउट द एग्रीश्योर फंड के बारे में। तो शिवराज सिंह चौहान लॉन्च एग्रीश्योर फंड फॉर द एग्रीकल्चर स्टार्टअप, और ये जो एग्रीश्योर फंड है इसको रजिस्टर किया गया है अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी के अंदर इस एग्रीश्योर फंड को रजिस्टर किया गया है। इस फंड को मैनेज कौन करेगा? मैनेज करेगा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब क्या है ये फंड, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कॉर्पस, मतलब इस फंड को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है।
तो यहाँ पे जो टोटल कॉर्पस है, टोटल जो मनी है एग्रीश्योर फंड की, वो 750 करोड़ रुपीस है, जिसमें से 250 करोड़ रुपीस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देगा, 250 करोड़ रुपीस नाबार्ड प्रोवाइड करेगा एंड 250 करोड़ रुपीस बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे नाबार्ड की एक होली ओन सब्सिडरी है जिसका नाम क्या है, नेव वेंचर लिमिटेड। तो नेव वेंचर लिमिटेड इस पर्टिकुलर फंड की नोडल एजेंसी होगी जो इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करने का काम करेगी। अब यहाँ पे ड्यूरेशन एंड द टारगेट ऑफ द फंड क्या है, तो द फंड इज क्लोज एंडेड स्कीम एंड हैज ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय द 2 ईयर। तो 10 ईयर्स के लिए है जिसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें फंड कितना दिया जाएगा, तो 85 स्टार्टअप को जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड 85 स्टार्टअप से उनको यहाँ पे फंडिंग की जाएगी। ठीक है, कितनी फंडिंग की जाएगी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 करोड़ रुपीज। ठीक, बेनिफिशियरीज कौन होंगे, तो कोई भी स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर फील्ड से है, एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सप्लाई चेन, एफपीओज जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सभी स्टार्टअप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 85 स्टार्टअप्स होंगे और मैक्सिमम उनको 25 करोड़ रुपीस अलॉट किया जाएगा फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर ग्रोथ। ओके जी, नेक्स्ट है IIT दिल्ली एक्सपांड ग्लोबल फुटप्रिंट एंड इनोग्रेशन ऑफ आबू धाबी कैंपस। तो IIT दिल्ली ने अपना जो ओवरसीज कैंपस है आबू धाबी में इसको ओपन कर दिया है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहल, द क्राउन प्रिंस ऑफ द आबू धाबी, हैज ऑफिशियली इनोग्रेटेड द IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली आबू धाबी कैंपस। और यहाँ पर ये जो पहला बैच है जहाँ से लोग ग्रेजुएट कर सकते हैं, जिसमें 52 स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ है। यहाँ पे 2 स्ट्रीम मिलेंगी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस है और आपकी एनर्जी इंजीनियरिंग है। तो IIT दिल्ली का कैंपस कहाँ ओपन हुआ है, आंसर हो जाएगा आबू धाबी में ओपन किया गया है। ओके जी, चलिए अब कुछ और बातें देखेंगे लेकिन MCQ के फॉर्मेट में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली न्यूज है अबाउट द ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल रिसेंटली न्यूज में देखा गया था। इट वॉज लॉन्च बाय द विच मिनिस्ट्री। तो ई श्रम पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ई श्रम पोर्टल नाम से समझ में आ रहा है जितने भी आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, आपके गिग वर्कर्स हैं, उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाता है जिससे हमें पता चल सके कि इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। और कई सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट स्कीम को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। रिसेंटली न्यूज में क्यों है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 साल में जब से ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम पोर्टल को 26 अगस्त 2021 में लॉन्च किया था, 26 अगस्त में। और 3 सालों में 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ने रजिस्टर किया है ई श्रम पोर्टल में। द पोर्टल एम टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ठीक है, तो 30 करोड़ लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फिलिप्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो फिलिप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कौन बन गए हैं, तो कल हमने डिस्कशन किया था भरत शेषा के बारे में, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि FSIB ने रिकमेंड किया है रामा मोहन राव का नाम। तो रामा मोहन राव SBI के नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, इनका नाम रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आलिया भट्ट देखने को मिल रही है। आलिया भट्ट को न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने, लॉरियल पेरिस ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है वेयर विल द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस अंडर द UGC बी एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो UGC से एफिलेटेड पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कहाँ पर सेटअप हो रही है, गुरुग्राम में हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इन विच सिटी इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिंग अ वैदिक 3D म्यूजियम। तो वैदिक 3D म्यूजियम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेटअप किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। डूरंट कप रिसेंटली न्यूज में था, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो हमको पता है कि डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। और रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान को डिफीट किया है और 133rd एडिशन का डूरंट कप की ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर विद द माइक्रोसॉफ्ट टू सिंप्लीफाई टैक्स फिलिंग फॉर ओवर 20 मिलियन गिग वर्कर इन इंडिया। तो यहाँ पे टैक्स फिलिंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और किसके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका क्लियर टैक्स,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लियर टेक्स्ट ज्वाइंट हैंड विथ माइक्रोसॉफ्ट टू ईज टैक्स फिलिंग फॉर द ओवर 20 मिलियन इंडियन गिग वर्कर्स। ठीक है, क्लियर टेक्स्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट टैक्स सिस्टम है जिसने पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। डन। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि नित्याश्री शिवान। तो नित्याश्री शिवान, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में। पूछा जा रहा है कि ये किस गेम से एसोसिएटेड है। तो नित्याश्री शिवान आपको देखने को मिल जाएंगी बैडमिंटन से। तो पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने रिसेंटली पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में ब्रोंज मेडल जीता है। अब कुछ और नाम है, जैसे कि दीप्ति जीवन जी। तो दीप्ति जीवन जी जो कि 20 साल की हैं और इन्होंने 400 मीटर रेस में ब्रोंज मेडल जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में। अगला नाम आता है शरद कुमार का। शरद कुमार एंड मरियप्पन थंगवेलु, इन्होंने सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल जीता है हाई जंप में। ठीक है, शरद कुमार ने जीता है सिल्वर मेडल एंड मरियप्पन ने जीता है ब्रोंज मेडल इन द लॉन्ग जंप या हाई जंप। हाई जंप बोलेंगे, हाई जंप में जीता है। ठीक है, इनकी जंप आप देख सकते हैं, जंप का ड्यूरेशन भी यहाँ पे मेंशन है, हाइट भी मेंशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अजीत सिंह एंड सुंदर सिंह गुर्जर। तो अजीत सिंह एंड सुंदर सिंह गुर्जर, इन दोनों का रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से संबंधित है। अजीत सिंह ने सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह ने ब्रोंज मेडल जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में। और लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि पहले पैरा ओलंपियन बन गए हैं जिन्होंने आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है। नाम क्या है? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह विंस इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन द आर्चरी इन द पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। हरविंदर सिंह का नाम आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो हमने देखे। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेरिस पैरा ओलंपिक से ही है। नीतीश कुमार, जिन्होंने रिसेंटली पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, पूछा जा रहा है वो किस गेम से है, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग या फिर टेनिस। जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक केयर।